नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी भाषा और साहित्य की इस अविरल अशेष आनंददायक यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी कृतिका भाग 2 में संकलित एक बहुत ही विशिष्ट रचना जो ग्राम्य संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमने वे प्रसिद्ध पंक्तियां पढ़ी हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो भारत माँ गाँव में बसती है और उसी ग्राम्य संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास किया है शिवपूजन सहाय ने अपने उपन्यास देहाती दुनिया में। यह आपकी कृतिका भाग 2 में संकलित है। आप जानते हैं कृतिका एक पूरक पुस्तक है और पूरक पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में रखे जाने के कुछ विशेष उद्देश्य हैं। वह पाठ या वह विधाएं जो आप अपनी पाठ्यक्रम के पुस्तकों में नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें विशेष रूप से पढ़ाने के लिए आपके ज्ञान को, बोध को, साहित्यिक रसास्वादन को बढ़ाने के लिए पूरक पुस्तकों की व्यवस्था की गई है। तो इस पूरक पुस्तक में 5 जो पाठ रखे गए हैं वे अपने आप में बहुत ही शानदार हैं। उपन्यास देहाती दुनिया का एक अंश इसमें रखा गया है जिसका अध्ययन हम करेंगे। इसके अतिरिक्त शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी की जो बहुत प्रसिद्ध रचना है बहती गंगा, कहते हैं कि उसका दूसरा मॉडल नहीं है, उसे भी आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और रचना का शीर्षक है एहीं ठैया झूलनी हे रानी हो रामा। तो दोनों रचनाएं बहुत अपने आप में शानदार और आनंददायक हैं। इसके अतिरिक्त मधु कांकरिया जी का यात्रा वृत्तांत आपकी इस पुस्तक में रखा गया है, जिसके माध्यम से आप नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं उनके संदर्भ में गहराई से जान सकेंगे। एक बहुत ही अच्छी व्यंग्यात्मक श्रेष्ठ कहानी कमलेश्वर जी की जो नई कहानी का प्रतिनिधित्व करती है, जॉर्ज पंचम की नाक, वह भी इस पुस्तक के माध्यम से रखी गई है। और इसके अतिरिक्त सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी का मैं क्यों लिखता हूँ वह आपके इस पुस्तक में रखा गया है। तो यह पुस्तक जिस उद्देश्य के लिए रखी गई है उन सबको ध्यान में रखते हुए आप इस विधा का अध्ययन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने जा रहे हैं देहाती दुनिया, जो उनका उपन्यास है उसमें से संकलित पाठ माता का आंचल, और इसके लेखक हैं आचार्य शिवपूजन सहाय। तो सबसे पहले लेखक परिचय। आचार्य शिवपूजन सहाय जी का जन्म 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। आपके बचपन का नाम भोलानाथ था। आपने 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। तत्पश्चात आप हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आपने सरकारी नौकरी को त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। आप अपने समय के बहुत श्रेष्ठ और विशिष्ट संपादकों और पत्रकारों में गिने जाते हैं। आपने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि उस समय की तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादक के रूप में और लेखक के रूप में कार्य किया। आप हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के भी संपादक मंडल में रहे, जिसमें आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी रहे थे और उसी के कारण वे निराला कहलाए, मतवाला के कारण। इस महान साहित्यिक विभूति का निधन सन 1963 में हुआ। आपकी अनेक प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो जन जन के गले का हार बनी हुई हैं। आपकी लगभग दर्जन भर रचनाएं हैं। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि
अनेक रचनाएं आपकी हैं जो जन जन में लोकप्रिय हुई। आपकी संपूर्ण रचनावली प्रकाशित है। आप आम आदमी से जुड़े हुए लेखक हैं। ग्राम्य संस्कृति, आंचलिक संस्कृति और वहाँ की सूक्ष्माति सूक्ष्म बातों को आप अपने साहित्य के माध्यम से व्यक्त करने में सिद्धहस्त रहे हैं। तो आइए ऐसे महान लेखक की एक कालजयी रचना पढ़ते हैं, माता का आंचल। शिवपूजन सहाय जी के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया सन 1926 में प्रकाशित हुआ। यह पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास से अभिप्राय है ऐसा उपन्यास जहां नायक कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, अपितु पूरे अंचल को ही नायकत्व प्रदान किया जाता है। वहाँ की तमाम चीज़ों को हमारे समक्ष जागृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामीण जीवन की संस्कृति को बहुत जीवंतता के साथ और स्वतः स्फूर्तता के साथ व्यक्त किया जाता है। भाषा का ठेठ जो ग्रामीण स्वरूप है वह आमजन के सामने लाया जाता है। तो इस संकलित अंश में ग्रामीण अंचल के अनेक चरित्रों को हमारे सामने रखा गया है। बाल वात्सल्य का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। अनेक लोकगीत, पिता का दुलार, माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम और सबसे बड़ी बात उस पूरी संस्कृति के प्रति सभी में एक बहुत ही वात्सल्य और आदर भाव इस रचना में दिखाई देता है। लेखक हमारे सामने उस ग्रामीण दृश्य जागृत रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। तो इस उपन्यास में जो पाठ अंश दिया गया है उसका सार कुछ इस प्रकार है। लेखक बताते हैं कि मेरे शैशवकाल के जो दिन थे वो बहुत ही आनंददायक थे और ग्राम्य संस्कृति में मेरे पिता का बहुत अधिक प्रेम मुझे मिला। वे जो मेरे व्यक्तिगत काम होते थे उन्हें भी करते थे, नहलाना, मेरे साथ खेलना और लगातार मेरे साथ समय व्यतीत करना। लेखक बताते हैं कि यद्यपि पिता मेरे साथ लंबा समय गुजारते थे, मेरे हर खेल में मेरे हिस्सेदार होते थे, पर उसके बाद भी माँ के प्रति जो मेरा वात्सल्य था, प्रेम था, संबंध था, वह पिता के साथ नहीं हो पाया। जब मुसीबत में बच्चा होता है तो हमेशा माँ को ही याद करता है। इसलिए माँ के लिए कहा गया है, मैंने चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। तो माँ के स्वरूप का बहुत ही मनोहारी चित्रण इस उपन्यास अंश में किया गया है। लेखक बताते हैं कि बचपन में जब पिताजी मुझे नहला धुलाकर पूजा करने के लिए साथ बैठाते थे, माथे पर बभूत और तिलक लगाते थे, बाल लंबे समय से नहीं कटवाए गए थे, तो माँ उनमें कड़ा तेल चुपड़ के पूरा बम भोला बना देती थी। लेखक अपनी माँ को मैया कहकर बुलाते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे और रामायण का पाठ करने के बाद कई बार जब लेखक आईना देखते हुए पकड़े जाते तो उन्हें बहुत ही शर्म महसूस होती थी। पिताजी के पास एक रामनामा बही थी। उस बही में वे रोज राम के नाम लिखा करते थे और उसके बाद कागज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में राम का नाम लिखते, आटे के साथ उसकी गोलियां बनाते और फिर लेखक को कंधे पर बैठा करके नदी किनारे चल देते। आटे की उन गोलियों से मछलियों को दाना खिलाने के लिए। पिताजी जब गोलियां फेंका करते तो लेखक उनके कंधे पर बैठ करके खूब मुस्कुराता था, प्रसन्न होता था, हंसता था। गंगा से लौटते तो रास्ते में पिताजी लेखक को झुके हुए पेड़ की डाली पर बैठा करके झूला झुलाते। कई बार यह होता कि दोस्तों के साथ और पिताजी के साथ
वह कुश्ती लड़ता और कुश्ती लड़ने की स्थिति में वह पिताजी को नीचे गिरा देता और स्वयं उनकी छाती पर चढ़ जाता, उनकी मूंछों को खींचता और प्रसन्न होता। उसे लगता कि इस प्रकार से वह अपने पिता को हरा पा रहा है। पिताजी उसे चूम लेते और अनेक बार कहते कि मुझे खट्टा मीठा चुम्मा दो, कई बार कहते कि मुझे ये खारा चुम्मा नहीं चाहिए और बनावटी रोने लगते। इन सब चीज़ों को देख करके माँ हंसने लगती। पिताजी कई बार जब भोजन कराने के लिए बैठते तो माँ को वह रुचिकर नहीं लगता था। माँ कहती पिताजी गोरस और भात को फूल से कटोरे में सान कर खिलाते थे। पिताजी खिलाते तो माँ कहती मर्दों को खिलाना नहीं आता, वह स्वयं अपने हाथ से भात को सान कर खिलाती और उनके खिलाने का तरीका बड़ा रोचक था। वे कहती ये तोता है, उड़ जाएगा, जल्दी से खा ले, ये मैना है, उड़ जाएगी, जल्दी से खा ले, यह चिड़िया है, उड़ जाएगी, जल्दी से खा ले। और उस जल्दबाजी के चक्कर में लेखक ने कभी उस चिड़िया, तोता, मैना को उड़ने नहीं दिया। वे सब उसके पेट का आहार बन जाती थी और इस प्रकार खेल खेल में वह बहुत अधिक खा लेते थे। जीवन के ऐसे ही छोटे छोटे दृश्य लेखक अपनी इस आनंददायक यात्रा के हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि अचानक माँ पकड़ लेती और कड़वा तेल बालों में डाल देती। वे रोने लगते, पिताजी बिगड़ उठते, पर माँ उपटन लगाकर ही छोड़ती थी, चोटी बांधती, काला टीका लगाती और इस प्रकार से अपने कन्हैया को तैयार कर देती। वे सिसकते सिसकते थमते नहीं थे। पिता इसी अवस्था में उन्हें ले जाते बाहर, पर जैसे ही वे देखते कि उनके मित्र विभिन्न प्रकार के गीत गाते हुए प्रसन्न होकर के खेल रहे हैं, तो वह भोलानाथ भी उनके साथ उनमें शामिल हो जाता और शामिल होने के बाद आनंद हो जाते। लेखक की भाषा में जरा इस दृश्य को देखते हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। तो इस प्रकार के दृश्य लेखक बताते हैं। और उसी यात्रा में कई बार वे बारात निकालते, जिसमें टीन के डिब्बे को बजाते हुए बारात चलती और पीछे पीछे शेष जो उनके साथी थे वो चलते। इसी क्रम में उनके घर से पास से यदि कभी बाजार कोई बारात निकलती तो वे उन्हें चिढ़ाने से नहीं चूकते थे। इसी प्रकार वे खाना बनाते और खाना बनाने के लिए जब सब पंगतें बैठ जाती तो वे उन्हें पसंद का खाना परोसते। कई बार पिताजी भी हंसी मजाक में उसी पंगत में आकर बैठ जाते थे, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वे एकदम से पिताजी को देख करके दौड़ जाते थे और खिलखिला करके हंसने लगते थे। तो पिताजी पूछते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? एक बार तो इसी तरह से जब वे एक बारात जा रही थी तो उसमें जो बूढ़ा वर था वह बहुत अधिक इससे क्रोधित हो गया और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। लेखक कहते हैं, मैं कभी भी इस बात को भूल नहीं पाया। ऐसे अनेक दृश्य लेखक हमारे सामने लिखते हैं। अनेक लोक गीत, छोटे छोटे गीत इसमें शामिल किए गए हैं। गीतों की पंक्तियाँ इसमें रखी गई है। जैसे वे उसको चिढ़ाते, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला चोखा। एक
एक पैसा लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। बार जब वे किसी उपवन में चले गए तो वहाँ आम खाने के लिए गए थे। बारिश होने लगी, अनेक बिच्छू निकल आए, तो एक बिल से उन्होंने सांप को देखा। उस सांप को देख करके सभी बच्चे बहुत भयभीत हो गए और बेहताशा वहाँ से दौड़ने लगे, पैर छिल गए, गिरने और उठने लगे, और लेखक भी दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुँचा। लेखक इस दृश्य को अपनी भाषा में इस प्रकार बताते हैं। मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सौ 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थरथर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थीं। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। पिता के पुकारने के बाद भी लेखक कहते हैं कि माँ का आंचल उनसे नहीं छोड़ा गया, और यही इस पूरी रचना का शीर्षक रखा गया है। तो बहुत ही आनंददायक ये उपन्यास का अंश है। आप इसे पढ़ें और इसके माध्यम से देश के उस क्षेत्र विशेष की तमाम बातों को जानने का प्रयास करें। अब हम इस पाठ में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस संदर्भ में पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, मां जननी है। मां का पुत्र के साथ एक आत्मीय संबंध होता है। मां पहली गुरु मानी जाती है। वह अपने बच्चे के दर्द को समझती है। बचपन से उसे खिलाना, पिलाना, नहलाना मां का काम रहता है। तो इस कारण से बच्चा हमेशा मां के आंचल में अपने आप को सुरक्षित, संरक्षित और आनंदित महसूस करता है। पिता बहुत अधिक सक्षम होते हुए भी कभी भी मां का स्थान नहीं ले सकते। तो बहुत अधिक वात्सल्य, लाड़ और प्यार के कारण ही निरंतर बच्चे मां के पास जाते हैं, मां की तरफ आकर्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मित्र हर रोग की दवा होते हैं। बच्चे अपने मित्रों के साथ खेल खेल कर तमाम तरह का आनंद महसूस करते हैं। अपनी उम्र के साथ रुचि के खेल वे उनके साथ खेल पाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण भी यही है कि बच्चे अपने मित्रों के साथ सबसे ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। इसीलिए भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। देखिए, काव्य कहीं न कहीं हमारे जीवन का हिस्सा है। भाषा भी
मातृभाषा जो है वह भी माँ की तरह अपने भीतर लालित्य को समाहित रखती है। हमारे सर भी हमें लगातार इस दिशा में प्रेरित करते थे। एक बार उनकी अनुशंसा पर हमने जो कविता बताई वह आपके समक्ष प्रस्तुत है। एक मम्मी नेक मम्मी जैसे मीठा केक मम्मी, एक मम्मी नेक मम्मी जैसे मीठा केक मम्मी, खाती है भर के प्लेट मम्मी, मामा के जाने में ग्रेट मम्मी, एक मम्मी नेक मम्मी जैसे मीठा केक मम्मी। तो देखा आपने, बच्चे खेल खेल में किस प्रकार की रचनाएं हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं और कैसे सहज उनकी तुलनाएं होती हैं कि केक के साथ और अंग्रेजी के शब्दों का आगमन, ये सब चीज़ें आनंद करने वाली हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो इस प्रकार है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? बहुत अंतर समय के साथ आ गया है। प्राचीन समय में जहाँ ग्राम्य संस्कृति का अनुपालन होता था, खेलों में बहुत अधिक इस प्रकार के खेल थे जो शारीरिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाते थे, जैसे टायर को लेकर के घुमाना, जैसे लकड़ी की गाड़ी बनाना, जैसे गुल्ली डंडा खेलना, जैसे तालाब में जाकर के स्नान आदि करना दौड़ते हुए, जैसे पेड़ पर चढ़ कर के तालाब में कूदना, इस तरह के खेल भी कुछ गांवों में जीवन का हिस्सा होते हैं। पर वर्तमान में जो शहरी संस्कृति है उसमें बच्चे अधिकाधिक लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर खेलना पसंद करते हैं। इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत अधिक आघात पहुंचता है। तो निश्चित रूप से समय के साथ इन सब खेलों में परिवर्तन आया है। अगला प्रश्न है, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। इस पाठ में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। बच्चे जब सांप से भयभीत होकर के भागते हैं तो वह दृश्य बड़ा रोचक है। जब वे एक वृद्ध वर को छेड़ते हैं तो वह भी बड़ा आनंददायक दृश्य है। शादी का चित्रण और उसमें किस किस प्रकार के व्यंजन बच्चों ने बनाए हैं और उसके लिए वे क्या क्या सामग्री इस्तेमाल करते हैं, यह दृश्य भी अपने आप में बहुत रोचक और आनंददायक है। अतः इसमें अनेक ऐसे सुखद अनुभव हैं जो भीतर से हमें गुदगुदा देते हैं। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखिए, 30 के दशक की संस्कृति में और आज की ग्रामीण संस्कृति में बहुत फर्क है। आज हर गांव तक सड़क पहुंच गई है, पानी के नल पहुंच गए हैं, कंप्यूटर पहुंच गए हैं, मोबाइल पहुंच गए हैं और उन सब के कारण गांव का मूल स्वरूप कहीं न कहीं विकृत हो गया है। गांवों से तालाब गायब हो गए हैं, नदियों में पानी समाप्त हो गया है, कुओं से जो भूजल था उसका स्तर बहुत नीचे चला गया है। तो इन सब चीज़ों ने गांव के स्वरूप को, ग्रामीण संस्कृति को विकृत किया है, परिवर्तित किया है। यद्यपि कुछ सकारात्मक बातें भी हुई हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ी हैं, घर घर तक शिक्षा पहुंची है, रोजगार के संसाधन बढ़े हैं, किसानों की दशा में सुधार हुआ है। तो ग्राम्य संस्कृति में इस प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अगला प्रश्न है, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। तो आप
डायरी में अपनी इन भावनाओं को अवश्य अंकित कीजिए। कैसे आपकी माताजी आपको नहलाते हुए लोरियां गाती थी, सुलाते हुए गीत गाती थी, शादियों में ले जा करके ज़बरदस्ती आपको ढोल के आगे नाचने के लिए मजबूर करती थी। तो इस प्रकार के अनेक दृश्य आपकी स्मृतियों में जीवंत और जागृत होंगे, जो आप अपनी डायरी के माध्यम से साझा कर सकते हैं। इस कार्य को आप करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यहां माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस पूरे पाठ में वात्सल्य रस बहुत ही सक्षमता के साथ, सक्षम गद्य के साथ व्यक्त हुआ है। पिताजी का अपने साथ शिशु को नहलाना, नहला धुलाकर पूजा में बैठाना, माथे पर तिलक लगाना, उसे बम भोला भोलानाथ बना देना, गंगा ले जाना, पेड़ की डाली पर झुलाना, उसके साथ कुश्ती खेलना, गालों को चूमना, शिशु का हंसना, ये सब बातें बहुत अधिक जीवंत इस पाठ को कर देती हैं। वात्सल्य रस से सरोबार ये पूरा पाठ हो जाता है। माँ के भी कितने ही दृश्य इसमें हैं। तोता मैना का नाम ले लेकर के भोजन करवाना, बच्चों की टोली के साथ बच्चे का खेलना, बच्चे को पकड़ करके विलाप करना, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हुए माँ का रो पड़ना, उसके विभिन्न अंगों को दबाना, इस प्रकार के सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण प्रस्तुत कर करके लेखक ने बहुत अधिक शानदार इस उपन्यास को बनाया है। अगला प्रश्न है माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। देखिए, माता का अंचल इस पाठ का पूरी तरह से उचित शीर्षक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस पाठ में 3 विभिन्न स्थितियां हैं। लेखक का पिता के साथ संबंध और विभिन्न प्रकार के विवरण और चित्रण किया गया है। दूसरा, लेखक की शैशवावस्था की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और माँ के साथ लेखक के जो प्रगाढ़ संबंध हैं उनका चित्रण भी इसमें किया गया है। तो पाठ का एक हिस्सा है जो माँ के अंचल के प्रति समर्पित है, पर इसके अतिरिक्त अन्य अनेक हिस्से हैं जो इस शीर्षक के कारण अनछुए रह जाते हैं। हम जानते हैं कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, विषय की, पाठ की कथा वस्तु से सीधे जुड़े हुए होना चाहिए, और ऐसा हो जो संपूर्ण पाठ का नेतृत्व करता हो, जो संपूर्ण पाठ का प्रतिनिधित्व करता हो। इसके शीर्षक दिए जा सकते हैं मेरा बचपन या यादों के झरोखे। ये 2 शीर्षक हैं जो इस उपन्यास अंश को दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? देखिए, माता पिता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने का बच्चों का अपना तरीका है। कभी वे जिद करते हैं। बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। वे जिद करने लगते हैं, मचलने लगते हैं, माँ के आंचल में जाना चाहते हैं, पैरों को पटकने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। ये सब ऐसी स्थितियाँ हैं जो बच्चों के उस चंचल स्वभाव को व्यक्त करती हैं जिससे वे अपने माता पिता के साथ जाना चाहते हैं, उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? बहुत ही शानदार प्रश्न यह है। हमारी दुनिया
और इस पाठ में जो दुनिया रची गई है उसकी तुलना की गई है। सच तो यह है कि उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में हमारी दुनिया उससे बहुत अलग है। जैसा मैंने आपको बताया कि गांव भी अब गांव नहीं रहे, उनमें बहुत परिवर्तन आ गया है। और शहरों में जो बच्चे रहते हैं उनकी स्थिति तो इससे बहुत ही अलग है। उनके स्कूलों में खेलने के लिए खेल के मैदान नहीं हैं, घरों में खेलने के मैदान नहीं हैं, अनजान लोगों से वे मिल नहीं सकते, स्वतंत्रता उनकी छीन ली गई है। और आजकल तो विभिन्न बीमारियों के चलते बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने दिया जाता। ऐसे खिलौने जो बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस तरह की छूट भी आजकल की संस्कृति में पल रहे बच्चों को नहीं मिल पा रही। एक और बहुत अंधी दौड़ शुरू हो गई है। आज अंक प्राप्त करने की एक ऐसी अंधी दौड़ शुरू हुई है जिसके कारण पढ़ना पढ़ना और पढ़ना, जीवन की मस्ती पूरी तरह से गायब हो चुकी है। खान पान को लेकर भी प्राचीन संस्कृति और आज की संस्कृति में बहुत अधिक फर्क है। आज के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स आदि चीज़ें खाना चाहते हैं, जबकि उस समय के यह चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। अंतिम जो प्रश्न इस क्रम में रखा गया है वह है फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। तो हमने प्रारंभ में चर्चा की कि आंचलिक उपन्यास होते क्या हैं, आंचलिक रचनाएं होती क्या हैं। ऐसी रचनाएं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष को नायक नहीं बनाया जाता, अपितु एक अंचल ही नायक होता है। वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ के रीति रिवाज आदि को लेखक अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है। तो ऐसी रचनाएं लिखने में सिद्धहस्त लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। उन्होंने उपन्यास लिखा मैला आंचल। नागार्जुन की बड़ी प्रसिद्ध रचना है बलचन्मा। तो आप अपने पुस्तकालय से इन दोनों रचनाओं को प्राप्त कर पढ़ें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने प्रसिद्ध लेखक शिव पूजन सहाय जी की रचना को पढ़ा। यह अपने आप में एक उत्कृष्ट रचना है, एक उपन्यास का अंश है। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप इस पूरे उपन्यास को पढ़ें, ग्राम्य संस्कृति को समझें और वर्तमान संस्कृति के साथ इसकी तुलना करें। तो निश्चित रूप से आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही आनंददायक रही होगी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।